मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गहमागहमी अपने चरम पर है। शनिवार को एमपी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली थी। केजरीवाल विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी में हैं, तो मोदी की नजर लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव पर है। इस बीच केजरीवाल ने फिर से अपने फ्री वाले स्कीम का गुणगान शुरू कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चुनावी कैंपेन का शंखनाद किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने हर जगह भ्रष्टाचार का माहौल कर रखा है। दिल्ली के सीएम ने मध्य प्रदेश में अपनी योजनाओं की जानकारी दी और बीजेपी पर तंज भी कसा। उन्होंने फ्री की रेवड़ियों के मुद्दे को उछालते हुए कहा कि मैं दिल्ली में 7 तरह की फ्री की रेवड़ियां देता हूं, तो मोदी जी को गुस्सा आता है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने टैक्स के मुद्दे पर कहा कि अंग्रेज भी खाद्य पदार्थों पर टैक्स नहीं लगाते थे, पीएम मोदी खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाए हैं। उन्होंने महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। इस भाषण के बीच एक बार फिर उन्होंने मुफ्त की रेवड़ी वाली बहस को जिंदा कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं आपको मुफ्त की रेवड़ी दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुंबई में मोदी के दोस्त ने लिया 40 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, उनका कर्ज माफ कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली और पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। प्रधानमंत्री मेरे से गुस्सा हो गए हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहा है। प्रधानमंत्री बहुत बड़े हैं, हम तो छोटे लोग हैं। मैं प्रधानमंत्री को विनम्रता से कहना चाहता हूं, मोदी जी मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है अगर मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं? हर दिल्ली वाले के हाथ में मैंने 7 फ्री की रेवड़ी रख दी है। अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में कांग्रेस पर भी हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि देश में जब दिल्ली की चर्चा होती थी तो लोग कहते थे कॉमनवेल्थ घोटाले वाली दिल्ली, सीएनजी घोटाले वाली दिल्ली, 2G घोटाले वाली दिल्ली और दिल्ली घोटालों के नाम से जानी जाती थी। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लोग स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, पानी जैसे काम के लिए इसकी चर्चा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में महाठग सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद है, लेकिन जेल से वो केजरीवाल एंड कंपनी का जीना मुहाल कर रखा है। सुकेश ने अभी तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उधेड़ कर रख दिया। एक बार फिर सुकेश चंद्रशेखर ने बड़ा खुलासा किया। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने वकील के जरिए एक पत्र लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। सुकेश ने मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए केजरीवाल को खरी खोटी सुनाई। सुकेश ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं, वो घपलेबाज हैं, वो अपने सहयोगियों के जरिए जेल में उसे और उसके परिवार को धमका रहे हैं, लेकिन वो उनकी धमकियों से डरेगा नहीं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सुकेश ने जेल से अपने वकील के जरिए पत्र लिखा हो। वो पहले भी कई बार अपने पत्रों के जरिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उनके मंत्रियों पर निशाना साधता रहा है। बीते दिनों सुकेश ने रेल मंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें उसने ओडिशा रेल हादसे के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने की पेशकश की थी। उसने कहा था कि वो पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 10 करोड़ की आर्थिक सहायता देना चाहता है। वहीं बीते महीने ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और मकोका के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोप पत्र के तहत सुकेश पर आरोप तय करने को बहस के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की थी। कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच आरोपित सुकेश पर आरोप तय करने को लेकर बहस होगी। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए जाएंगे। साथ ही अगली सुनवाई पर सुकेश को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
महाराष्ट्र में अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को गच्चा देकर शिंदे सरकार में शामिल हो गए। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में अजीत पवार ने अपने 9 समर्थकों के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी दावा कर दिया कि एनसीपी के 55 में से 40 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है, जिसके बाद से एनसीपी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया कि वो इस तरह की परिस्थितियों का सामना पहले भी अपने राजनीतिक जीवन में कर चुके हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि वो अपनी पार्टी को दोबारा स्थापित कर लेंगे। लेकिन जिस तरह का दावा अजीत पवार ने किया है, अगर ये दावे वास्तविकता में तब्दील हुए तो यकीनन महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक संग्राम होगा। अजीत पवार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आगामी दिनों में वो एनसीपी पर दावा ठोकेंगे और चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाएंगे। कुल मिलाकर वो खुद को असली एनसीपी वाले बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अजीत पवार ने यह भी दावा किया कि उनके इस कदम का एनसीपी के वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त है। अब एनसीपी में वरिष्ठ कौन है, कोई दो मत नहीं है ये कहने में कि एनसीपी में शरद पवार के अलावा कोई भी वरिष्ठ नहीं है। वहीं अगर पद के हिसाब से देखें तो उनके बाद उनकी बेटी सुप्रिया सूले भी वरिष्ठ हैं। हालांकि अजीत पवार उम्र में सुप्रिया सूले से बड़े हैं। बहरहाल अब अजीत पवार के इस बयान के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या उनके द्वारा उठाए गए इस कदम का शरद पवार ने समर्थन किया था। फिलहाल इस पर कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। गौरतलब है कि बीते दिनों ऐसी स्थिति शिवसेना में भी देखने को मिली थी, जब एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। शिंदे खुद को असली शिवसैनिक बता रहे थे। हालांकि उद्धव ठाकरे और शिंदे में कौन असली शिवसैनिक है, इसका फैसला तो अब आगामी दिनों में कोर्ट करेगी। उधर एनसीपी में जारी सियासी घमासान पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मीडिया के सामने दावा किया। उन्होंने अपने दावे में कहा कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अजीत पवार के साथ गए सभी नेताओं को अयोग्य घोषित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में एनसीपी में हुई बगावत के बाद अब बिहार को लेकर अटकलों का दौर जारी है। क्या बिहार में भी जेडीयू के विधायक और सांसद बगावत करेंगे या नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी का दामन थामेंगे? ये सवाल रविवार से उठने लगा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और रिपब्लिकन पार्टी से मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले दावा कर रहे हैं कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा मामला होने जा रहा है। सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश कुमार पिछले दिनों से अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों से यूं ही नहीं मिल रहे। वो थाह ले रहे हैं कि जेडीयू के नेता अगले कदम के बारे में कुछ सोच रहे हैं या नहीं। सुशील मोदी ने सवालिया लहजे में कहा, इससे पहले कभी नीतीश ने अपने विधायकों और सांसदों से इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू के नेता न राहुल गांधी और न ही तेजस्वी यादव को स्वीकार करेंगे। वहीं रामदास अठावले ने रविवार को दावा किया कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की बारी है। अठावले ने कहा कि जल्द ही बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। चर्चा इसकी है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन से असहज हो रहे हैं। इसी वजह से जेडीयू के विधायकों और सांसदों से उनके मन की बात जानने के लिए नीतीश ने मुलाकात की। हालांकि नीतीश से मिलने वाले सभी जेडीयू विधायकों और सांसदों ने बाहर निकलकर मीडिया से यही कहा कि वो सिर्फ मुलाकात करने आए थे। कयास चाहे जो लगे, लेकिन फिलहाल जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर हमले जारी हैं। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने एनसीपी में हुई टूट के मसले पर रविवार को बीजेपी के खिलाफ बयान दिया था। वहीं नीतीश कुमार जब से बीजेपी से अलग हुए तभी से वो पीएम मोदी और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए अभियान चला रहे हैं। नीतीश ने इसके लिए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम भी किया है। ऐसे में आसार कम है कि वो वापस बीजेपी का दामन थामेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी टूट की अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही। देखना ये है कि ऐसा ही कुछ होता है या महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की गाड़ी दौड़ती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।